आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की जिसकी कहानी सुन के आपका दिल भी धड़केगा और आपका दिमाग भी हिल जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। एक ऐसा नाम जो दुनिया के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया, लेकिन साथ ही एक ऐसा नाम जिसको समझना हर किसी के बस की बात नहीं। आपने बस उनके बारे में सुना होगा, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्किटेक्ट, दलितों के मसीहा, एक स्कॉलर और एक फाइटर के रूप में। लेकिन क्या आपको पता है उनकी जिंदगी का वो राज जो छुपाए गए, वो सच जो गवर्नमेंट और समाज ने दबाने की कोशिश की, वो आधी सच्चाई जो आज भी सस्पेंस से भरी है। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि आज मैं आपको ले चलता हूँ एक ऐसी जर्नी पे जो शुरू से लेकर एंड तक आपको इस वीडियो में बांधे रखेगी। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये एक सच है, एक ऐसा सच जो शायद आपको पहले कभी ना पता हो और ना ही कभी इंटरनेट पे सुना हो। 14 अप्रैल 1819 को मोह में एक छोटा सा लड़का पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया भीमराव। लेकिन यह कोई ऑर्डिनरी बच्चा नहीं था, ये पैदा हुआ था महार कास्ट में, जिसको समाज अनटचेबल या अछूत कहता था। सोचो, एक ऐसा बच्चा जिसको स्कूल में बैठने का हक नहीं, पानी पीने का हक नहीं, टीचर के साथ बात करने तक का हक नहीं, और ना ही किसी के घर जाने तक का हक, और तो और ना अपने उम्र के सभी बच्चों के साथ खेलने का हक। लेकिन उसके दिल में एक आग थी, एक आग जो बोलती थी, मैं बदलूंगा ये सिस्टम। दोस्तों, एक दिन भीमराव और उनके भाई ट्रेन से सफ़र कर रहे थे और वो दोनों एक स्टेशन पे उतरे, लेकिन कोई टांगे वाला उन्हें बैठाने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि सभी उन्हें अछूत मानते थे। आखिर में जैसे तैसे करके एक टांगे वाले ने उनसे 2 गुना पैसा लिया और कहा, तुम खुद इसे चलाओ और मैं पीछे पीछे आऊँगा। ये था बाबा साहेब का पहला इनकाउंटर इनजस्टिस से, और यहीं से शुरू हुआ उनका एक ऐतिहासिक सफ़र। लेकिन क्या आपको पता है कि उनके स्कूल में एक ब्राह्मण टीचर थे, महादेव अंबेडकर, जिसने उनका सरनेम बदल दिया अंबा दावेकर से अंबेडकर। ये छोटी सी बात एक बड़ा हिंट थी कि भीमराव का फ्यूचर क्या होने वाला था। दोस्तों, इसका मतलब समझने के लिए चलो थोड़ा इसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट और इसकी बड़ी तस्वीर को देखते हैं। बेसिकली बाबा साहेब का जो ओरिजिनल फैमिली सरनेम था सकपाल, ये उनके पिताजी रामजी मालोजी सकपाल के नाम से आया था। लेकिन जब भीमराव छोटे थे और स्कूल में पढ़ रहे थे, उस टाइम उनका सरनेम अंबा दावेकर लिखा जाता था। ये अंबा दावेकर उनके गांव अंबा दावे के नाम से इंस्पायर्ड था, क्योंकि उस ज़माने में लोग अपने गांव के नाम को ज़्यादातर अपने सरनेम के रूप में यूज़ करते थे। तो भीमराव का नाम स्कूल रिकॉर्ड में भीमराव अंबा दावेकर के तौर पर रजिस्टर था। दोस्तों, जब भीमराव सतारा के स्कूल में पढ़ रहे थे और उसी स्कूल में वहाँ एक ब्राह्मण टीचर थे जिनका नाम था महादेव अंबेडकर। ये टीचर भीमराव के इंटेलिजेंस और डिटर्मिनेशन से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड थे, जो उस टाइम एक अछूत जाति के बच्चे के लिए बहुत रेयर था, क्योंकि समाज उन्हें पढ़ने का हक भी नहीं देता था। इसीलिए महादेव अंबेडकर ने भीमराव को उसके इंटेलिजेंस को देखकर अपना सरनेम अंबेडकर दिया। तो उसके बाद भीमराव अंबा दावेकर से भीमराव अंबेडकर बन गए। ये एक सिंबॉलिक गेस्चर था जो एक ब्राह्मण टीचर ने एक दलित बच्चे को अपना सरनेम देकर उस जमाने के स्ट्रिक्ट कास्ट बैरियर को थोड़ा सा क्रॉस किया। अब यहाँ सस्पेंस इसलिए है क्योंकि ये छोटी सी घटना पहली नज़र में ऑर्डिनरी लगती है कि कैसे एक टीचर ने सरनेम चेंज किया, तो इसमें बिग डील क्या है? दोस्तों, अंबेडकर नाम का मतलब संस्कृत के हिसाब से इमॉर्टल या अमर होता है। ये नाम एक तरह से भविष्यवाणी थी, क्योंकि बाबा साहेब बाद में एक ऐसे इंसान बने जो न सिर्फ इंडिया के इतिहास में अमर हो गया, बल्कि दुनिया के लिए भी एक इमॉर्टल लेगेसी छोड़ गए।
ये एक हिंट था उनके फ्यूचर का कि एक छोटा सा दलित लड़का जिसको समाज ने दबाने की पूरी कोशिश की, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये लड़का एक दिन इतना बड़ा बनेगा कि उसका नाम हमेशा याद रखा जाएगा। ये घटना उनके लाइफ के स्ट्रगल और डेस्टिनी को दिखाता है। एक तरफ महादेव अम्बेडकर जैसे लोग थे जो उनके अंदर वो पोटेंशियल देखते थे, लेकिन दूसरी तरफ पूरा समाज था जो उन्हें नीचा दिखाने में लगा था। ये सब उनकी पूरी जिंदगी में चलता रहा। कुछ लोग उन्हें उठाना चाहते थे, लेकिन सिस्टम उन्हें बस दबाना चाहता था। इस छोटे से चेंज में एक डार्क ट्रूथ भी है कि उनका ओरिजिनल आइडेंटिटी सकपाल या अम्बा दावेकर, जिसको बदलना पड़ा ताकि वो समाज में थोड़ी सी अपनी जगह बना सके। यह उनकी पहली लड़ाई थी अपनी आइडेंटिटी के लिए, जो बाद में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने तक चली। और रही बात एजुकेशन की, तो बाबा साहेब का एजुकेशन का सफ़र कोई फिल्मी स्टोरी नहीं थी, बल्कि एक रियल लाइफ वॉर थी। उन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, फिर कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स तक गए। लेकिन ये सफ़र बिल्कुल भी आसान नहीं था। बड़ौदा के महाराजा ने स्कॉलरशिप दी, लेकिन वो जब वापस आए जॉब के लिए तो उन्हें ऑफिस में पानी तक नहीं दिया गया। आखिर एक अनटचेबल या अछूत को कौन पानी देता था उस जमाने में। और तो और जब वो लंदन में पढ़ रहे थे, उनकी बुक्स का एक बड़ा कलेक्शन शिप से इंडिया भेज दिया गया, लेकिन वो शिप जर्मन सबमरीन ने डुबा दी। सोचो यह कितना बड़ा लॉस था। लेकिन बाबा साहेब रुके नहीं। उन्होंने अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाया कि वो इंडिया के सबसे बड़े स्कॉलर बन गए। लेकिन सवाल ये है, क्या गवर्नमेंट चाहती थी कि एक दलित इतना आगे बढ़े? ये एक छुपा हुआ सच है जो आगे खुलकर आपके सामने आने वाली है, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। दोस्तों, 1920 के दशक में बाबा साहेब ने पॉलिटिक्स में कदम रखा और मुखनायक न्यूज़पेपर शुरू किया और बहिष्कृत हितकर्णी सभा बनाई। ये सब दलितों के लिए था, लेकिन यहाँ से शुरू होता है असली गेम। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कम्युनल अवार्ड दिया, जिसमें दलितों को अलग इलेक्टोरेट देने की बात की, ये एक डिसीजन था जो ब्रिटिश पीएम रैमसे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को अनाउंस किया। इसमें इंडिया के डिफरेंट कम्युनिटीज़, हिंदूज, मुस्लिम, सिख्स और दलित के लिए अलग अलग वोटिंग राइट्स या इलेक्टोरेट्स देने का प्लान था। मतलब हर कम्युनिटी अपने रिप्रेजेंटेटिव खुद चुन सकती थी। इसमें दलितों को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया, यानी वो अपने लीडर्स को वोट से चुन सकते थे बिना अपर कास्ट के इंटरफेरेंस के। ये बाबा साहेब के लिए एक बड़ी जीत थी, क्योंकि उन्होंने इसके लिए लड़ाई लड़ी थी। सिंपल भाषा में कहें तो ब्रिटिश ने एक रूल बनाया कि दलितों को अपना अलग वोटिंग का हक मिलेगा, अपने लीडर्स चुनने का पावर जो अपर कास्ट से जुड़ा होगा, क्योंकि उस टाइम दलित माइनॉरिटी थे और अपर कास्ट के साथ वोटिंग में उनकी आवाज़ दब जाती थी। सेपरेट इलेक्टोरेट से उन्हें अपनी पॉलिटिकल पावर मिलती। इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा दलितों को बोला गया कि तुम अपने लिए अपना नेता चुनो, किसी और के दबाव में आए बिना। लेकिन गांधी जी ने इसका विरोध किया और 20 सितंबर 1932 को गांधी जी ने येरवाड़ा के जेल में फास्ट उनो डेथ शुरू किया। दोस्तों, यह प्रोटेस्ट का तरीका होता है जिसमें कोई इंसान खाना पीना छोड़ देता है जब तक उसकी डिमांड पूरी न हो। या तो डिमांड मानी जाती है या वो इंसान मर जाता है, जिसे हम आसान भाषा में भूख हड़ताल कहते हैं। और गांधी जी इसमें बहुत एक्सपर्ट थे, उन्होंने ये कई बार किया है। गांधी जी को लगा कि दलितों को अलग इलेक्टोरेट देने से हिंदू समाज टूट जाएगा, यूनिटी खत्म हो जाएगी। उनका कहना था कि दलित हिंदू धर्म का ही हिस्सा है, तो उन्हें अलग क्यों करना। लेकिन बाबा साहेब इससे एग्री नहीं थे। बाबा साहेब को लगा ये दलितों के रियल पावर के लिए जरूरी है। गांधी जी की हालत लगातार भूख हड़ताल की वजह से खराब होती जा रही थी और लोगों ने बाबा साहेब पे प्रेशर डाला कि थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करो। और बाबा साहेब को मजबूरी में ये मानना पड़ा, क्योंकि गांधी जी की डेथ का ब्लेम उन पे नहीं आना चाहिए था। और आखिर में पूना फैक्ट शुरू हुआ। ये एक एग्रीमेंट था। फिर में गांधी जी और बाबा साहेब के बीच एक डील हुई। इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट का आइडिया छोड़ दिया गया, जिसमें अलग वोटिंग का हक चला गया और उसकी जगह रिजर्व सीट्स का सिस्टम आया, यानी दलितों के लिए कुछ सीट्स फिक्स कर दी गई।
लेकिन ये पैक्ट सच में दलितों के फायदे के लिए था या गांधी जी के ईगो के लिए? हिस्टोरियंस और बाबा साहेब के सपोर्टर्स कहते हैं कि पूना पैक्ट ने दलितों की असली पॉलिटिकल पावर को कमज़ोर किया। सेपरेट इलेक्टोरेट से उन्हें इंडिपेंडेंट वॉइस मिलती, लेकिन रिजर्व सीट्स में वो अपर कास्ट वोटर पे डिपेंड हो गए। क्रिटिक्स बोलते हैं कि गांधी जी ने ये अपनी इमेज और हिंदू यूनिटी के लिए किया, ना कि दलितों के रियल बेनिफिट के लिए। बाबा साहेब खुद इस पैक्ट से खुश नहीं थे। उन्होंने बाद में कहा कि ये उनके लिए एक कॉम्प्रोमाइज़ था जो उनकी मर्जी के अगेंस्ट था और उनका दिल भी कभी इससे खुश नहीं था। सवाल ये है, क्या ये डील दलितों के लिए था या फिर क्या ये गांधी जी का ईगो था जो जीत गया? लेकिन गवर्नमेंट और कांग्रेस का ये खेल था कि बाबा साहेब को कंट्रोल में रखा जाए, लेकिन वो रुके नहीं। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई और अपनी आवाज़ को और बुलंद किया। अब आता है वो मोमेंट जिसके लिए बाबा साहेब को सबसे ज़्यादा याद किया जाता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 1947 में वो लॉ मिनिस्टर बने और कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन। लेकिन एक बात सोचो, एक दलित जिसको समाज ने हमेशा नीचा दिखाया, उसने एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जो आज भी इंडिया को चला रहा है। आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी, इक्वालिटी, लिबर्टी, फर्टिनिटी, ये सब उनके आइडियाज़ थे। लेकिन यह एक काली सच्चाई भी छुपी है कि कांग्रेस और गवर्नमेंट के बड़े बड़े लीडर्स उन्हें पूरा क्रेडिट नहीं देना चाहते थे, जो उनकी पॉपुलैरिटी से डरते थे। एक बार तो नेहरू जी ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में उनका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, जबकि असली मेहनत बाबा साहेब ने की थी। ये छुपाया गया सच है जो आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, ये कहानी बाबा साहेब की है, लेकिन बीच में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। दोस्तों, मैं हूँ तुषार और मैं ये कहानी आप तक इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि बाबा साहेब का सच हर एक इंडियन तक पहुँचना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखो, क्योंकि हर मिनट में एक नया राज खुलेगा। तो चलो वापस स्टोरी पे आते हैं। दोस्तों, 1956 में बाबा साहेब ने हिंदुइज्म छोड़ दिया और बुद्धिज़्म अपनाया, और साथ में 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने भी यही किया और उनके साथ चले गए। लेकिन क्यों? क्योंकि उस टाइम पे हिंदू धर्म में दलितों के लिए कोई रिस्पेक्ट या इक्वालिटी और कोई जगह नहीं थी। कास्ट सिस्टम ने उन्हें दबाया हुआ था। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में उन्होंने लिखा था कि कास्ट सिस्टम को ख़त्म करना है तो धर्म के रूट्स को बदलना पड़ेगा। लेकिन यहाँ सस्पेंस ये है, गवर्नमेंट और हिंदू लीडर्स ने इसको थ्रेट माना। उन्हें लगा कि ये एक बड़ा मोमेंट बन जाएगा जो उनके पावर को खतरे में डाल सकता है। दलित अपनी पावर पहचान लेंगे और अपर कास्ट डोमिनेशन ख़त्म हो जाएगा। लेकिन बाबा साहेब के लिए ये होप की किरण थी। उनका सपना था कि एक दिन कास्ट सिस्टम ख़त्म हो, इसलिए बाबा साहेब के बुद्धिस्ट कनेक्शन को दबाया गया। आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो उनके इस डिसीजन को गलत समझते हैं, लेकिन क्या ये गलत था? यह समाज के लिए एक नई रोशनी? इसका जवाब आप मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बताओ। हिंदुइज्म में दलितों को सिर्फ अनटचेबल या नीच माना जाता था, उनकी कोई इज्जत नहीं थी। बुद्धिज़्म अपनाने से दलितों को नई पहचान मिली, वो अनटचेबल से इंसान बन गए। एक ऐसा धर्म जिसमें कास्ट नहीं, इक्वालिटी है। ये एक रिवॉल्यूशन था। लोगों को लगा अब हम भी इंसान हैं, हमारी भी वैल्यू है। लाखों दलितों को अपने आप उनके दिल में भरोसा आया। वो अपने पास्ट के डर से निकल गए और एक नई जिंदगी की शुरुआत की। ये कास्ट के अगेंस्ट एक डायरेक्ट अटैक था। बुद्धिज्म एक पीसफुल धर्म है जिसमें वायलेंस नहीं, मेडिटेशन और सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे फोकस है। एक ऐसा धर्म जिसमें कोई जाति नहीं, सिर्फ बराबरी है। बुद्धिज्म ने उन्हें शांति का रास्ता दिया और अपनी लड़ाई लड़ने के लिए गुस्सा या खून खराबा नहीं, बल्कि विजडम और यूनिटी सिखाया, और दलितों को एक नई ताकत मिली बिना किसी डिस्ट्रक्शन के। ये एक पॉजिटिव मैसेज था और ग्लोबल स्टेज पे दलितों को रिस्पेक्ट मिला। जापान, साउथ कोरिया, थाईलैंड, म्यांमार, चाइना
सिंगापुर, वियतनाम, ताइवान, भूटान जैसे देश उनके साथ जुड़ गए और दलितों को एक ग्लोबल कम्युनिटी से जोड़ दिया, जिससे उनका स्टेटस बढ़ा और जिसने सभी को इज्जत दी। ये उन्हें इंडिया के छोटे से दबाव वाले समाज से बाहर निकालकर दुनिया के बड़े स्टेज पे ले आया। एक छोटी सी कम्युनिटी को इंटरनेशनल आइडेंटिटी मिली। तो बोलो, क्या ये गलत था? दोस्तों, अब बात करते हैं एक बड़े सवाल की, जो आपके मन में एक न एक बार तो जरूर आया होगा कि आखिर लोग बाबा साहेब को इतना हेट क्यों करते हैं। एक रीज़न है इग्नोरेंस। अंधभक्त अनपढ़ लोग जो ना हिस्ट्री जानते हैं ना फैक्ट, वो उन्हें टारगेट करते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा साहेब ने कास्ट सिस्टम को चैलेंज किया। कुछ अपर कास्ट मेंटालिटी आज भी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, जो उनके स्टैच्यूज तोड़ते हैं, उनके आइडिया को ट्विस्ट करते हैं। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये हेट नेचुरल है या इसके पीछे भी पॉलिटिक्स है? गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टीज ने बाबा साहेब के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा किया ताकि उनका इन्फ्लुएंस कम हो। ये एक कड़वी सच्चाई है जो आज भी चल रहा है, और ना ही इस बारे में कोई तुम्हें खुल कर बताएगा। लेकिन मैं हूं यहाँ सभी चीज़ बताने के लिए, वैलिड प्रूफ के साथ। अब दुनिया की बात करें तो बराक ओबामा ने 2010 में इंडियन पार्लियामेंट में कहा, Every person can fulfill their God-given potential. Just as a Dalit like Dr. Ambedkar could lift himself up and pen the words of the Constitution. मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने भी उनके आइडिया से इंस्पिरेशन ली। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने उन्हें सम्माननीय डिग्री दिया। दुनिया उन्हें एक ग्लोबल आइकन मानती है, इक्वालिटी का सिंबल। लेकिन इंडिया में यहाँ सिर्फ उन्हें दलित के लीडर के रूप में देखा जाता है। ये एक बहुत गलत बात है। दुनिया के बड़े लीडर्स उन्हें सैल्यूट करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ उनके सच को छुपाया जाता है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट और समाज को डर है कि बाबा साहेब का असली रूप और असली सच्चाई सामने आई तो पूरा सिस्टम हिल जाएगा। एक बार बाबा साहेब ने कहा था, अगर कॉन्स्टिट्यूशन का मिसयूज़ हुआ तो मैं वो पहला इंसान होऊंगा जो इसे जलाएगा। ये बात भी गवर्नमेंट ने छुपाई क्योंकि ये उनके लिए एक वार्निंग थी। एक और राज है, उनके डेथ के बाद उनकी बुक द बुद्धा एंड हिज धम्मा पब्लिश हुई, लेकिन उसमें कुछ पेजेस को किसी ने गायब कर दिया। क्या गवर्नमेंट ने उन्हें हटा दिया? आखिर क्या रीज़न रहा होगा, या उसमें ऐसी क्या सच्चाई छुपी होगी जिसे लोगों को उसे गायब करना पड़ा? आज तक ये मिस्ट्री ही है। और 1951 में जब वो लॉ मिनिस्टर थे, उन्होंने हिंदू कोड बिल इंट्रोड्यूस किया जो वुमेन्स को राइट्स देता है, लेकिन कांग्रेस ने उनका साथ नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। ये भी एक बड़ा सच है जो छुपाया गया क्योंकि ये कांग्रेस के नैरेटिव के अगेंस्ट था। लास्ट में एक माइंड ब्लोइंग फैक्ट सुनो। बाबा साहेब के पास 32 डिग्री थी और वो इंडिया के सबसे एजुकेटेड लीडर थे, लेकिन आज भी स्कूल के टेक्स्ट बुक में उनकी पूरी कहानी नहीं पढ़ाई जाती। क्यों? क्योंकि सच सामने आया तो समाज का नकाब उतर जाएगा। तो दोस्तों, ये थी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कहानी। एक ऐसा सफ़र जो शुरू हुआ इनजस्टिस से और ख़त्म हुआ एक रिवॉल्यूशन के साथ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उनके आइडियाज़ को समझो, उनके सच को जानो, और खाली फोकट हेट करने से कुछ नहीं मिलने वाला। ये वीडियो सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए नहीं, ये एक अवेकिंग है। इसलिए इस वीडियो को इतना शेयर करो और इसके बारे में डिस्कस करो और सोचो, क्या हम सच में उनके सपने का इंडिया बना रहे हैं? कमेंट में अपने थॉट्स ज़रूर लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम।